हेलो दोस्तों, मैं निशा कुमारी आप सभी का सवेरा कहानी में स्वागत करती हूँ। यदि आप सभी को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम रोशन है। मैं एक राइटर हूँ। मुझे सच्ची घटनाओं पर लिखने का बहुत शौक है, खासकर हॉरर। ऐसे ही कहानी आप सबको सुनाता हूँ। जब मुझे अपने फ्रेंड शंकर से मिलने हैदराबाद के पास के गांव में जाना पड़ा। मैं हैदराबाद अपने दोस्त से मिलने पहुंच जाता हूं। हम सभी फ्रेंड बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। रोशन, तुम्हारी कहानी लिखने की प्रक्रिया कैसी चल रही है? शंकर ने पूछा। मैंने कहा, ठीक ही चल रहा है यार। अब क्या बताऊं, अच्छी कहानियां लोग देखते कहाँ हैं। हॉरर के नाम पर अश्लीलता और बकवास कहानी, जिसमें हॉरर तो नहीं बाकी सब कुछ होता है। बस कुछ ऐसी कहानियां ढूंढ रहा हूँ जो सच्ची और अच्छी हो। शंकर ने कहा, सच कह रहा है तू यार। आजकल के हॉरर मूवी में मज़ा नहीं आता, और ज़रूरी तो नहीं कि हर सच्ची कहानी अच्छी ही हो। खैर तू लगा रह, देखना एक दिन कोई सच्ची कहानी ढूंढ ही लेगा। हम अगले दिन गांव घूमने निकलते हैं। उसका गांव बहुत सुंदर था। चारों तरफ नारियल के बड़े बड़े पेड़ और उसके बीच में एक खूबसूरत सा गाँव। अरे यार, तेरा गांव तो बहुत खूबसूरत है। यहाँ का हवा पानी छोड़ कहाँ तू दिल्ली के चक्कर में पड़ा हुआ है, जहाँ हर पल सांस लेना बीमारी को बुलावा देना ही होता है। शंकर ने कहा, बात तो तू सही कह रहा है रोशन, पर कर भी क्या सकते हैं। कुछ लाइफ में बड़ा करना है तो गांव छोड़ना ही पड़ेगा। तभी मेरी नज़र एक बहुत बड़े पैलेस पर पड़ी। वह पैलेस काफ़ी पुराना लग रही थी। मैंने पूछा, यह किसका है शंकर? यह गाँव से थोड़ा दूरी पर भी था। शंकर ने कहा, अरे रुक रोशन, उधर से नहीं जाना है, इधर चल। यह पैलेस किसका है यह तो नहीं मालूम, क्योंकि यह मेरे जन्म से पहले से ही है। गांव के लोग कहते हैं कि इसमें एक दमयंती की आत्मा भटकती है, इसलिए कोई उस बंगले के आसपास भी नहीं जाता है। जो गया वो लौटकर वापस नहीं आया। दमयंती कौन है यह, और क्या कहानी है उसकी? मैंने पूछा। शंकर ने कहा, दमयंती एक डायन थी। उसने काला जादू करके अपने ही परिवार को मौत का घाट उतार दिया था, ऐसा गांव वाले बताते हैं। और एक दिन वो भी कुएं में कूदकर सुसाइड कर ली। वह कुआं इस पैलेस के अंदर ही है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और, पर सच क्या है यह तो दमयंती ही बता सकती है। तब से पैलेस खाली है। मैंने कहा, यार शंकर, मुझे इस पैलेस के अंदर जाना है, दमयंती का सच जानना है। शंकर ने कहा, अरे अरे यार, तू क्या बोल रहा है? तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? देख, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मेरी बात सुन शंकर, मैं एक राइटर हूँ। बहुत दिनों से मुझे ऐसी ही कहानी की तलाश थी। मेरा यकीन कर, मुझे कुछ भी नहीं होगा। प्लीज़ यार, मेरी मदद कर। तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। शंकर ने कहा, रोशन, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ? तूने अपना मन बना ही लिया है तो मैं भी तेरे साथ ही चलूँगा। नहीं शंकर, मैं अकेले जाऊँगा और वहाँ रहकर सच पता करूँगा। आखिर दमयंती ने ऐसा क्यों किया होगा? गांव वालों को जब ये बात पता चली कि मैं इस पैलेस में रहने वाला हूँ तो सभी चौंक गए थे। सबने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अंदर जाने के लिए ठान लिया था। मैं पैलेस के अंदर चला गया। पैलेस अंदर से खंडहर हो रखा था। वहीं पैलेस के अंदर एक कुआं भी था जो पूरी तरह से सूख गया था। दमयंती ने आत्महत्या भी इसी कुएं में किया था। शाम होने को आ गई और माहौल बहुत ही डरवाना सा था। मैं कुएं के अंदर झांका और कहा, नमस्ते दमयंती जी, मेरा नाम रोशन है। मैं एक राइटर हूँ और हॉरर स्टोरी लिखता हूँ। 4 लिख चुका हूँ, लेकिन चारों का चारों फ्लॉप हो गया और मैं कंगाल हो गया। लेकिन हिम्मत नहीं हारी और अपना घर गिरवी रखकर एक और सच्ची कहानी ढूंढने के लिए निकल पड़ा हूँ। आपसे यही विनती है कि मेरी मदद कर दीजिए यह कहानी जानने में और लिखने में, ताकि मैं रोड पर आने से बच जाऊँ। गुड नाइट दमयंती जी। दमयंती रोशन की सारी बातें सुन रही होती है। रोशन पैलेस के अंदर जाता है। अरे यार, यहाँ तो काफ़ी डस्ट है। आज ऐसे ही काम चला लेता हूँ, कल इसकी सफाई करवाता हूँ। रात गहरी होती चली गई। अचानक बिजली कड़कने लगी और तेज़ बारिश भी होने लगी। मुझे एक तो ऐसे ही डस्ट के कारण नींद नहीं आ रही थी, और अब यह तेज़ बारिश, तेज़ हवा मुझे सोने नहीं देगी। मैं बाहर बरामदे में आ गया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई सफ़ेद साड़ी में कुएं के पास खड़ा है। अरे, वहाँ कौन है?
सुनिए, आप जो भी हैं अंदर आ जाइए, बारिश में आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। मैं धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा। सुनिए, आप कौन हैं और यहाँ कैसे? मैं जैसे ही अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया, वह कुएं में कूद गई और मैं जोर से चिल्ला पड़ा। वहीं खड़े खड़े सुबह हो गई। अभी तक मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे सामने कोई कुआं में कूद गया और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई सपना देखा है। बाहर से शंकर मुझे आवाज़ दे रहा था और वह दौड़कर मेरी तरफ आया। तू ठीक है ना? यहाँ क्या कह रहा है? मैंने शंकर को रात की घटना बताई। हमने कुआं में झांका पर वहाँ कोई नहीं था। कुआं सूखा हुआ है, कोई होता तो दिख जाता। मैं अभी भी शौक में था, कहीं वह दमयंती तो नहीं थी। शंकर ने कहा, अरे यार, मैं तो रात भर डर से सो नहीं पाया यह सोचकर कि तू यहाँ कैसे रहा होगा, लेकिन तू तो बिल्कुल ठीक है। कहीं गांव वालों की बातें अफवाह तो नहीं दमयंती के बारे में? मैंने कहा, यह सब तो नहीं मालूम, लेकिन यह पैलेस बहुत गंदा है, इसे थोड़ा साफ करवा देते हैं यार, कम से कम मैं यहाँ रह तो पाऊँ। शंकर ने कहा, कोई नहीं आएगा इसके अंदर, चलो हम दोनों मिलकर साफ कर लेते हैं। हमने पैलेस की कुछ एरिया को साफ किया और फिर बाहर चले गए। गांव वाले मुझे बहुत हैरत से देख रहे थे, अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। अब मुझे दमयंती के बारे में जानना था, इसलिए गांव में हर वो व्यक्ति जो दमयंती के बारे में जो कुछ जानता उनसे मिलकर लिखना शुरू किया। लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। ऐसा लगता था कि कुछ तो है इस कहानी में जो अधूरा है। एक ने कहा, बेटा यह बात बहुत पुरानी बात है, तब और अब में बहुत अंतर है। हमारे बाप दादा कहते थे कि अपने ही पति की बलि चढ़ा दिया था अपने काला जादू के भेंट में। उसके बाद धीरे धीरे अपने पूरे परिवार को मार दिया उसने। शाम हो गई और मैं वापस पैलेस आ गया। मैंने जो कुछ लिखा था दमयंती के बारे में, उस स्टोरी को वहीं एक टेबल पर रख दिया और फिर उस कुएं के पास जाकर बोला, हेलो दमयंती जी, गांव वाले आपके बारे में जो कहा मैंने लिखा, फिर भी मुझे आपके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिली और ना ही मैं उनकी कही हुई कोई भी बात से संतुष्ट हूँ। यदि आप हो यहाँ तो मेरी मदद कर दीजिए। गुड नाइट। मैंने खाना खाया और कहानी को एक बार फिर पढ़ा और रख कर सोने चला गया। कुछ घंटे बाद मुझे कुछ जलने की बू आ रही थी। घर धुआं से भरा हुआ फील हो रहा था। मुझे घुटन होने लगा। मेरी नींद टूट गई और मैं चौंक पड़ा। मेरी स्टोरी में आग लग गई थी और कमरा धुआं से भर गया था। मैं जल्दी से बाहर निकल गया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। मैं यह तो समझ गया कि कहानी झूठी है, शायद इसलिए दमयंती ने मेरी कहानी जला दी। वहीं बाहर बैठे बैठे मुझे कब नींद आ गई यह मुझे पता ही नहीं चला। कोई मेरे चेहरे पर पानी का छींटा मार रहा था और उसकी स्वर सुनाई दे रही थी, उठो उठो। मेरी आंखें खुल गई। सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं झट से उठकर बैठ गया। सुबह हो गई थी। कब से तुम्हें उठाने की कोशिश कर रही हूँ, घोड़ा बेचकर सो रहे हो क्या? उसने कहा। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने भी अपनी बात पर जोर देते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले मैंने पूछा है, इसलिए जवाब तुम दोगी। मेरा नाम स्नेहा है और मैं इस पैलेस की ऑनर हूँ। उसकी बात सुनकर मैं जोर जोर से हंसने लगा। रियली? इस पैलेस की तुम ऑनर हो? वो भी मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या तुम ऑनर हो? अच्छा, अगर तुम ऑनर हो तो कहाँ थी अब तक? अमेरिका में, आज ही लौटी हूँ। लेकिन गांव वाले ने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि इस पैलेस की ऑनर अमेरिका में रहती है। मुझे इस पैलेस के पेपर दिखाओ, तभी मैं मानूंगा। चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन दिखा देती हूँ। यह देखो। उसने पेपर मेरे हाथ में देते हुए कहा। पेपर तो ओरिजिनल लग रहा था। वह अंदर चली गई। तुमने अभी तक नहीं बताया कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। मैंने उसे अपना परिचय दिया। अच्छा, तो गांव वालों ने अफवाह भी फैलाना शुरू कर दिया इस पैलेस के बारे में। तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मैंने पूछा। यही कि तुम किसी को नहीं कहोगे कि मैं यहाँ आ चुकी हूँ। लेकिन क्यों? यह समय आने पर मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। मुझे उसकी बातें सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन छोड़ो, मुझे क्या। दमयंती इसे पक्का ही डराकर भगा देगी। मैं हर रोज की तरह बाहर चला गया। शंकर ने पूछा, क्या हो गया? तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं?
मानना पड़ेगा यार, तू पहला व्यक्ति है जो पैलेस में अब तक रह रहा है, वो भी जिंदा। अब बोलेगा भी कि क्या हुआ है तुझे। मैंने कहा, क्या बताऊं, जितना दमयंती के बारे में जानना चाहता हूँ उतना ही उलझ के रह जाता हूँ। यह मेरी ज़िंदगी का पहला स्टोरी है जो मुझे इतना उलझा के रखा हुआ है। समझ में नहीं आता कि कैसे सब करूँ और कैसे पता करूँ। शाम को मैं फिर पैलेस लौट आया। स्नेहा ने पूरा पैलेस चमका दिया था। यह सब तुमने अकेले किया? मैंने पूछा। हाँ, मैंने ही किया है, पर इतना बड़ा पैलेस अकेले ही साफ कर दिया। ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दो। मैं दूसरे गांव से मजदूर बुलाई और साफ करवा दिया, और पूरा पैलेस को साफ नहीं करवाया है। जो ज़रूरी है वही करवाया। मैंने खाना बनाया है, खाओगे मेरे साथ? हमने साथ में खाना खाया। स्नेहा, तुम इस घर की ओनर हो, तुम्हारा दमयंती के साथ क्या रिश्ता है? स्नेहा ने कहा, इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे परदादा के दादा ने यह पैलेस मेरे पापा के नाम कर दिए थे। जब तक पापा जिंदा थे मैं यहाँ आ नहीं पाई। सोचती हूँ अब आ गई हूँ तो इसे बेचकर ही वापस अमेरिका जाऊँ। लेकिन तुम इतना क्यों परेशान हो? राइटर हो, कोई भी झूठी कहानी लिख दो, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। दमयंती के साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, बिना सच जाने उसके बारे में झूठ लिखना मुझे मंजूर नहीं है। मैं कोई कहानी ना लिखूं वो मुझे मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं लिखूंगा। दमयंती के मरे हुए कई साल हो गए, कौन सा वो ये सब देखने आ रही है? स्नेहा ने कहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा वह तो सब जानेगी कि मैंने दमयंती की कहानी के साथ नाइंसाफ़ी किया है। फिर झूठी कहानी से दमयंती की आत्मा को कितना कष्ट होगा। इसलिए लिखूंगा तो उसके बारे में सच ही। ठीक है, जब तुम इतना कह रहे हो तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। अभी के लिए सो जाते हैं, गुड नाइट। अगले दिन स्नेहा ने कहा, रोशन, पहले समय के लोग खासकर हवेली या बड़े लोगों की कहानी या उनके बारे में उनके कोई खास जरूर लिखते थे, एक प्रकार से उनकी बायोग्राफी, क्योंकि उस समय ना मोबाइल था ना ही टीवी। यह कोई मामूली कहानी तो नहीं है। इसके बारे में ज़रूर ऐसे ही किसी बायोग्राफी या बुक से हमें पता चल सकता है। मैंने कहा, अरे यार, मैं तो सोचा ही नहीं ऐसा। रोशन, जब मैं पैलेस साफ करवा रही थी तभी मुझे एक कमरे में बहुत सारी किताबें दिखी थी। मैंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया। हमें पक्का वहाँ से कुछ मिल जाएगा। हमने वहाँ ढूंढना शुरू किया। यह रहा बुक रोशन, स्नेहा ने कहा। अरे वाह, तुमने बहुत जल्दी ढूंढ लिया। क्या हो गया? तुम इस बुक को देखकर परेशान क्यों हो गए? स्नेहा ने पूछा। यह तो तेलुगु भाषा में है, अब मुझे पहले इसे अनुवाद कराना पड़ेगा। स्नेहा ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अनुवाद कर देती हूँ, तुम लिखना शुरू करो। और इतनी हैरानी से मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। तेलुगु मेरी मदर टंग है, इसलिए मुझे आता है। स्नेहा ने कहानी पढ़ना शुरू किया। समय की घड़ी 30 साल पहले जाती है। दमयंती अपने गांव की सुंदर और साथ में बहुत ही अच्छी लड़की थी। वह अनाथ थी, लेकिन पूरा गांव ही उसका परिवार था। गांव में एक दाई अम्मा जो दमयंती को अपनी बेटी जैसी मानती थी, हवेली की बहुत ही वफादार थी। उनका एक बेटा जगन जो दमयंती को पसंद करता, लेकिन दमयंती उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। देख जगन, दाई अम्मा की वजह से मैं चुप रहती हूँ, नहीं तो तेरी जो यह हरकत है जो हर समय मुझे परेशान करता है, अगर किसी से कह दूँ तो अंजाम तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दमयंती ने कहा, जा ना कह दे, किसे डरा रही है? पूरा गांव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सबको पता है कि बड़े ठाकुर का हाथ है मेरे ऊपर, और मैं तुझे अपना रानी बनाकर रखना चाहता हूँ, इसलिए तेरी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ। जगन यह बात बोलते बोलते वहाँ से चला गया। बड़े ठाकुर का बेटा वीरभद्र दमयंती से प्रेम करता था और दमयंती से विवाह करना चाहता था, लेकिन दमयंती से यह बात वह कह नहीं पा रहा था। सच तो यह भी था कि दमयंती भी मन ही मन वीरभद्र से प्रेम करती, लेकिन वह अपना वर्तमान स्थिति का सोच पीछे हट जाती। दोनों का कई बार एक दूसरे से नज़र टकरा जाती थी। दोनों जब भी एक दूसरे के सामने आते उनके लव एक दूसरे से हमेशा कुछ कहना चाहते, लेकिन एक खामोशी उन दोनों के लवों को बंद करके रख देती। बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती, लेकिन वह अपनी मर्यादा नहीं भूलते। लेकिन अब वीरभद्र से यह दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपने दिल की बात दमयंती को बताने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले वो अपनी माँ के पास गए। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना है? मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ
और उसी से विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन पिताजी से कहने से डर लग रहा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप पिताजी को मनाएंगी ना? ठीक है, पर वो लड़की कौन है? आप उसे जानती हैं माँ? वह कई बार दाई अम्मा के साथ हवेली में आई है। मैं दमयंती की बात कर रहा हूँ माँ। अच्छा, वह लड़की? वह तो मुझे भी बहुत पसंद है। बड़े ठाकुर दोनों की बातें सुन रहे थे और कमरे के अंदर आकर बोले, मुझे भी वह लड़की बहुत पसंद है। यह सुनकर वीरभद्र शर्मा गए। जब वीरभद्र ने अपने दिल की बात दमयंती को बताया तो दमयंती को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दोनों का विवाह हो गया। इधर जगन गुस्से की आग में जल रहा था। दाई माँ अपने बेटे की हालत देखकर उससे पूछती है, यह क्या कर रहे हो जगन बेटा? खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो बेटा? जगन ने कहा, तो मैं क्या करूं? आपने मुझसे कहा था कि वह दमयंती मेरी होगी, लेकिन मेरी आंखों के सामने वीरभद्र उसे उड़ा के लेके चला गया और आप अपनी बेटी के लिए कुछ कर भी नहीं सकी। आप कैसी माँ हैं? उस वीरभद्र के लिए आपने मुझे धोखा दे दिया। जगन की माँ बोली, तुमने कैसे सोच लिया बेटा कि मैं तुझसे ज़्यादा भी किसी से प्यार कर सकती हूँ? हाँ, मैंने कहा था कि दमयंती तेरी होगी, लेकिन मुझे भी इस बात की भनक नहीं थी कि वो दोनों पीठ पीछे कब एक दूसरे से प्रेम करने लगे और बात यहाँ तक आ जाएगी। मुझे लगा था कि मैं दमयंती को मना लूँगी, लेकिन दमयंती ने मुझसे भी ये बात छुपा के रखा कि वो वीरभद्र को पसंद करती है। माना कि मैं हवेली की वफादार हूँ, लेकिन सबसे पहले तेरी माँ हूँ और मेरे बेटे को कष्ट हो या मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं तुझसे वादा करती हूँ जगन कि उस दमयंती को मैं उसके ससुराल में कभी बसने नहीं दूंगी। उस दमयंती को मैं इतना मजबूर कर दूंगी कि उसे तुझसे शादी करनी पड़ेगी। इधर दमयंती और वीरभद्र का स्वागत पूरे महल में धूमधाम से किया जाता है। दमयंती के आने से सारे महल में खुशियाँ दोगुनी हो जाती है। पूरा परिवार हंसी खुशी रहता है, लेकिन धीरे धीरे वीरभद्र की तबीयत खराब होने लगती है। कई वैद्य से दिखाया जाता, लेकिन कोई भी वैद्य यह नहीं बता पाता कि वीरभद्र को हुआ क्या है। उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती कि वो खून की उल्टियाँ करने लगता है, बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। यह सब देखकर दमयंती को काफ़ी दुख होता है और वह वीरभद्र की खूब सेवा करती है, लेकिन वीरभद्र की तबीयत में कोई सुधार नहीं होती है। अब तो हवेली में रहने वाले हर किसी का तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगती है। सिर्फ दमयंती की तबीयत ठीक रहती है। सास ससुर हो या हवेली के नौकर चाकर, हर कोई बीमार पड़ने लगा था। दमयंती को कुछ समझ में नहीं आता कि यह सब हो क्या रहा है। वह गांव वालों से भी यह बात बताती है, लेकिन गांव वाले उसे ही शक की नज़र से देखने लगते हैं। एक दिन वीरभद्र ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लिया और दमयंती को अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन वह अपने सास ससुर को बचाने की ठान लेती है, इसलिए वह अपने सास ससुर का बहुत बड़े बड़े वैद्य से इलाज कराती है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाता है और वे भी एक दिन चल बसे। गांव वालों को ऐसा लगने लगा कि दमयंती ही इन्हें मारा है। गांव वालों में यह अफवाह फैल गई कि यदि ऐसी कोई बीमारी होती तो फिर दमयंती कैसे बच गई? उसे तो कुछ नहीं हुआ, बाकी पूरी हवेली बर्बाद हो गई। घर के नौकर चाकर जो बचे थे वो सभी हवेली छोड़कर भाग गए थे। दमयंती उस हवेली में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसे अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। वह अपनी हवेली के बाहर इसी सोच में बैठी थी कि आखिर यह सब क्यों और कैसे हो गया। क्या वह इस सब का कारण है? तभी वहाँ पर दाई माँ और जगन आते हैं। दाई माँ उससे कहती है, बेटा दमयंती, जो होना था सो हो गया, अब तू कर भी क्या सकती है बेटा? कहाँ इस हवेली में कल तक चहल पहल थी और आज बिल्कुल सुनसान सी पड़ गई है। ऐसा लगता है कि भूत घूम रहा है इस पूरी हवेली में। मेरी बात मान बेटा, तू जगन से शादी कर ले, जगन तुझे रानी बनाकर रखेगा। यह सुनकर दमयंती गुस्से से आग बबूला हो गई और बोली, दाई माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने सोचा भी कैसे कि मैं जगन से शादी कर लूँगी? बेटा, अब तेरा कोई भी अपना नहीं है और तू अकेली हवेली में क्या करेगी? बात मान ले मेरी और जगन से शादी करके तुम दोनों इस हवेली पर राज करो। बस बहुत हुआ, आप लोग यहाँ से जाइए और मुझे अकेला छोड़ दीजिए। जगन ने कहा, रस्सी जल गई लेकिन तेरी अकड़ नहीं गई। अपने ही परिवार को खा गई, फिर भी मैं तुझ पर रहम करके तुझसे शादी करने के लिए आया हूँ और तुझ में इतना घमंड? मेरी बात मान जा, वरना मुझे तेरे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। दमयंती बोली, अगर तूने मेरे साथ कुछ भी गलत किया ना तो चिल्ला चिल्ला कर पूरे गांव वाले को इकट्ठा कर लूँगी। फिर तुम सोच भी नहीं सकते कि अंजाम क्या होगा। ये गांव वाले आएंगे,
जो तुझे यहाँ अकेले छोड़ दिए हैं? जगन ने एक सातिर मुस्कान देते हुए बोला। ये गांव वाले आएंगे जो तुझे यहाँ अकेले छोड़ दिए हैं, जिनका कहना है कि हवेली की लालच में तूने ही अपने ससुराल वालों को मारा है। ये तेरी मदद करने के लिए आएंगे जो तुझे डायन समझते हैं। या तो मैंने उन्हें रोक रखा है, वरना वे तो कब के तुझे जिंदा जला दिए होते। कोई मदद नहीं करेगा हमारे सिवा, इसलिए अच्छा है कि मुझसे शादी कर और इस हवेली में हम दोनों खुशी खुशी राज करेंगे। तभी दमयंती जगन को एक तमाचा खींच देती है। यह देखकर दाई माँ कहती है, बस दमयंती बस, बहुत हुआ। मैंने सोचा था कि इतना कुछ करने के बाद तू अकेली पड़ जाएगी और थक हार कर मेरे बेटे से शादी कर लेगी, लेकिन तू नहीं मानने वाली है। क्या क्या कहा आपने? यह सब करने के बाद क्या किया है आपने? क्या यह सब आपने किया है? तो सुन मेरी बात। हाँ, मैंने किया है। तेरे पति को, तेरे परिवार को मारने वाली मैं हूँ। पता है मैंने उन्हें कैसे मारा? काली विद्या की मदद से। मैं शुरू से ही काली विद्या करते आई हूँ, लेकिन तुझ पर कभी नहीं किया, क्योंकि तुझे मैं अपने बेटे की पत्नी बनाना चाहती थी। शुरू से ही मुझे तुम पर नज़र थी कि तेरी जैसी सुंदर लड़की मेरे घर की बहू बनेगी तो मेरा आने वाला खानदान बदल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम उस वीरभद्र से शादी कर ली। तब से मैंने उस वीरभद्र पर काला जादू करना शुरू किया। उसके बाद पूरी हवेली पर सिर्फ तुझे छोड़ दिया, लेकिन मैंने गलत किया। दमयंती यह सब सुनकर आश्चर्य से बोली, यह सब मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? तभी तो मेरी शादी के बाद आप फिर इस दोबारा हवेली में आई ही नहीं, यह कहकर कि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। आप इस हवेली के वफादार होकर भी ऐसा नीच काम किया। वीरभद्र आपको अपनी माँ की तरह समझता था और आपने यह सब किया। अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ। पूरे गांव को पता चलना चाहिए कि आप दोनों कितने गंदे और घटिया टाइप के लोग हैं। मैं आपके पाप का पर्दाफाश करके रहूँगी। यह सुनते ही जगन और दाई माँ ने दमयंती को कसकर पकड़ लेते हैं। इसे कहीं नहीं जाने देना बेटा। अगर इसने गांव वालों के सामने मुंह खोल दिया तो गांव वाले हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि गांव वालों को सच पता चले, इसे हमें मारना ही होगा। वह दोनों मिलकर दमयंती को कुएं में धक्का दे देते हैं और दमयंती गिरकर मर जाती है। लेकिन दमयंती की आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाती है। दमयंती बदले की आग में जलने लगती है, लेकिन वह दाई माँ का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि वो काली विद्या में माहिर थी। इसलिए उसने अपना शिकार जगन को बनाया। उसने जगन को यह एहसास दिलाया कि उसकी आत्मा जगन से बहुत प्यार करती है और वह जगन को इतना पागल कर देती है कि जगन उसे पाने के लिए अपने आप को मार देता है। यह सब देखकर जगन की माँ पागल हो जाती है और वह भी अपने आप को एक दिन अपने ही घर में मार देती है और कहानी खत्म हो जाती है। रोशन ने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि दमयंती की आत्मा यहाँ पर है, लेकिन उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाई। तभी मैं समझ गया था कि उसकी आत्मा बुरी नहीं है। गांव वाले जो भी बोल रहे हैं वो पूरा सच नहीं है। बिना किसी का सच जाने हम यूं ही किसी पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, बातें बनाने लगते हैं। थैंक यू स्नेहा, यदि तुम न होती साथ में तो मैं इस कहानी का कभी सच जान ही नहीं पाता। अब गांव वालों को पता चलना चाहिए कि दमयंती निर्दोष थी, उसने अपने परिवार को नहीं मारा था। स्नेहा ने कहा, मेरी ज़रूरत यहीं तक थी जो मैंने पूरा कर दिया। अब तुम इस कहानी को पब्लिश करो, लोगों को दमयंती की सच्चाई बताओ और देखना तुम्हारी कहानी बहुत बड़ी हिट होगी। थैंक यू स्नेहा, अब मुझे हमेशा के लिए जाना होगा। तुम अपना ख्याल रखना और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करना, ओके? मैं वहाँ से आ गया और मैंने उस बुक को अपने बैग में रख लिया था। मेरी कहानी आज हिट हो गई, या यूँ कहे कि सुपर हिट। आज दमयंती की आत्मा को सुकून मिला होगा। तभी शंकर मेरे पास आकर कहता है, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि गांव वाले जो कहते थे वे सारी बातें झूठ निकल गई, तो फिर तुझे कैसे पता चला? मैंने उस बुक को निकाला और उसे देते हुए कहा कि इस बुक में उस पैलेस और दमयंती के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। इसी बुक से मुझे सब कुछ पता चला है। शंकर मुझ पर हंसने लगा और बोला, तुझे पता भी है कि बुक में किसके बारे में लिखा हुआ है? नहीं, क्योंकि तेलुगु में लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो नहीं पढ़ पाया। अरे बेवकूफ़, इस बुक में दमयंती के बारे में नहीं लिखा हुआ है। यह बुक बच्चों के बारे में ऐसे ही कुछ कहानी है। क्या 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 बात कर रहे हो? मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ यह सुनकर। हवेली के बारे में नहीं था तो फिर स्नेहा ने मुझे क्यों बताया? सोचते ही मेरा दिमाग ठनक गया और मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया।
जिसमें लिखा हुआ था, धन्यवाद रोशन, तुम्हारी वजह से आज सारी दुनिया मेरी सच जान सकी। तुम्हारी मदद करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं जानती थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। शंकर ने पूछा, क्या हो गया, तू क्या सोच रहा है? मैंने शंकर को स्नेहा के बारे में सारी बातें बताई। मैं दौड़ते हुए उस हवेली की तरफ गया। स्नेहा हवेली के अंदर खड़ी थी और वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। शंकर भी मेरे साथ था और उसने पूछा, तू क्या देख रहा है उस हवेली के दरवाजे पर? मैंने उससे कहा, वह स्नेहा ही दमयंती है। शंकर ने उधर देखा लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। उसने कहा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं है। हो सकता है कि वो मुझे ही बस दिखाई दे रही हो। मुझे देखकर उसकी आंखों में आंसू थे और वह मुझे अंतिम विदाई दे रही थी। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई उसे खींचते हुए हवेली के अंदर ले गया और वह मुझे देखकर चिल्लाई, वीरभद्र! और दरवाज़ा अपने आप हमेशा के लिए बंद हो गया और वह दृश्य मेरे अंदर तूफान मचा दिया। शंकर ने पूछा, क्या हुआ? वीरभद्र क्यों बोल रहा है? मैंने शंकर से कहा, शंकर, स्नेहा के साथ कुछ तो है। वो मुझे वीरभद्र पुकारी। क्या मैं वीरभद्र हूँ? हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही आश्चर्य से देख रहे थे।